चार्ज का फॉलो होना इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चार्ज में इलेक्ट्रॉन का फॉलो होना ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का फॉलो किसी भी सुचालक में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का फॉलो होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है तो चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर आगे बढ़ता है। चार्ज को हम कूलम से नापते हैं। चार्ज को हम कूलम में नापते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के बराबर चार्ज होता है और प्रोटॉन में भी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम के बराबर चार्ज होता है। लेकिन प्रकृति इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। हम अभी तुरंत बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज फॉलो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर फॉलो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फॉलो होगा। हम क्या बताएं, करंट इलेक्ट्रॉन के फॉलो होने के डायरेक्शन के उल्टी दिशा में प्रभावित होती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट इधर से प्रभावित होगा। अगर निगेटिव चार्ज फॉलो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फॉलो होगा। कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है कि जिसके अंदर से वैसा पदार्थ जिसके अंदर से करंट आसानी से सप्लाई हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें करंट सप्लाई नहीं होगा उसे इंसुलेटर कहते हैं। अभी हम क्या बताएं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कंडक्टर होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा वो इंसुलेटर होगा। मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो कंडक्टर होगा। हमारे पास जो जितने भी धातुएं होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं क्या होती है, सुचालक होती है। अब देखिए आगे, यह पदार्थ मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही हमेशा रहता है, यह गति नहीं करती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर गति करती रहती है। तो पदार्थ में जो प्रोटॉन होता है वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता। अगर पदार्थ कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रॉन उनमें मूव कर सकता है। मतलब अगर कंडक्टर है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहता है। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं, अतः इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कंडक्टर होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है वह इंसुलेटर होगा। कंडक्टर होती है धातुएं। हम बताए हैं धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जिसके कारण धातुओं में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम इत्यादि। अब देखिए एक इंसुलेटर होते क्या हैं
कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, अर्थात जिससे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उससे इलेक्ट्रिक करंट कभी सप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। प्लास्टिक में क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं कर सकता है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है लेकिन इंसुलेटर में नहीं हो सकता। एक लाइन में जान लीजिए कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होते हैं। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, ये याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अब हम समझेंगे कि एसी डीसी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर, इन सबको समझने के पहले हमको दो टर्म समझना ज़रूरी है। एक होता है करंट और एक होता है वोल्टेज। करंट होता क्या है कि विद्युत धारा को हम करंट कहते हैं। धारा को, ये हो गया करंट। करंट को हम दर्शाते हैं आई से। आई से दर्शाते हैं विद्युत करंट को हम आई से दर्शाते हैं, और इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। ठीक, विद्युत धारा का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और एक होता क्या है कि वोल्टेज। वोल्टेज होता क्या है कि एक तरह का वोल्टेज होता क्या है कि यह एक प्रकार का दबाव होता है। वोल्टेज एक प्रकार का दबाव होता है। यह इलेक्ट्रॉन पर दबाव होता है। यह इलेक्ट्रॉन को धारा के रूप में प्रवाह करता है। मतलब वोल्टेज जो एक तरह का दबाव बनाता है इलेक्ट्रॉन पर, इसको V से डिनोट करते हैं। और हमारे पास होता है कि V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर। देखिए कि अगर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो और उनसे प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, ठीक, विभवांतर भी होना चाहिए और उससे प्रवाहित होने वाला धारा आई होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है कि भी आई के समानुपाती होता है। भी आई के समानुपाती होता है, और इसी समानुपात को जब हटाते हैं तो भी बराबर आई आर होता है। और इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। ओम लॉ कहता है कि अगर किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो और चालक में प्रवाहित होने वाले धारा आई, तो विभवांतर आई विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर भी हो तथा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तो विभवांतर आई के समानुपाती होता है। मतलब V बराबर आई आर होता है। यहाँ R जो है स्थिरांक है, कांस्टेंट है, जो कि इस समानुपाती के बदले आया है। यह चालक का प्रतिरोध कहलाता है। चालक का प्रतिरोध कहलाता है। या चालक का, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को का एसआई यूनिट ओम होता है। इसे ओम के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रवाहित धारा का विरोध करने का गुण चालकों में पाया जाता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में अगर करंट सप्लाई होता है तो इस करंट का विरोध करने का गुण होता है किसी भी चालक में। किसी भी चालक में इस करंट का सप्लाई होने का विरोध करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। मतलब प्रतिरोध जो है प्रतिरोध R बराबर
प्रतिरोध R बराबर होता है रो L/A। यहाँ क्या होता है कि पदार्थ चालक की लंबाई के साथ साथ प्रतिरोध बढ़ता है। अगर चालक जितना भी लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अगर अनुप्रस्थ काट क्या होता है कि जैसे ये तार है तो तार का जो ये गोलाई है इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। यह क्षेत्रफल अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कम होगा। क्यों कम होगा? हम जानते हैं कि धारा मतलब चार्ज जो है हमेशा चालक के सतह से होकर गुजरता। अगर सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा मतलब मोटाई ज़्यादा होगा तो धारा को गुजरने में आसानी होगी। इसलिए ज़्यादा अगर एरिया होगा तो क्या होगा, चालक का प्रतिरोध कम होगा। रो जो है यह विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो कि चालक का अपना गुण होता है। अब देखिए करंट दो प्रकार के होते हैं, एक एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। एसी हो गया अल्टरनेटिव करंट और डीसी हो गया डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट को दिष्ट धारा कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट जो है ऐसी धारा मतलब ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल लेती है। होता क्या है कि ये जो है एसी जैसे है, एसी अगर समय, ये टाइम है, ये वैल्यू है, ठीक, ये वैल्यू है। अब क्या होता है कि एसी धारा हमेशा इस टाइप से गमन करता है। मतलब देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। मतलब समय के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है और घट भी रहा है। एक समय होता क्या है कि जीरो हो जाता है, यहाँ भी जीरो हो जाता है, यहाँ भी वैल्यू जीरो हो जाता है। एक समय क्या होता है पीक पे रहता है, हाईएस्ट रहता है, हाईएस्ट रहता है, यहाँ भी जो है हाईएस्ट है। तो होता क्या है अल्टरनेटिव करंट में समय के साथ साथ यह अपनी दिशा देखिए अपवार्ड डायरेक्शन में है लेकिन आगे चल के फिर डाउनवार्ड डायरेक्शन में हो गया। समय के साथ यह अपनी दिशा और मान दोनों को बदल लेता है, इसको अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। यह जो है 1 सेकेंड में लगभग 50 बार समय बदलता है मतलब दिशा बदलता है, जिसके कारण इसको 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज है। भारत में सप्लाई होने वाले करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कहने का मतलब यह 1 सेकेंड में 50 बार परिवर्तित होते रहता है। और देखिए भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यह अत्यधिक लाभकारी है। भारत में एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कहने का मतलब 1 सेकेंड में यह 50 बार अपवार्ड डाउनवार्ड कर सकता है। एसी के लाभ, एसी का लाभ क्या होता है कि एसी को 400 किलो वोल्ट तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। याद रखिएगा एसी को हम 400 किलो वोल्ट तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। मतलब 4 लाख वोल्ट जो है इस पर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एसी को। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं किस लिए? वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। वोल्टेज को रेगुलेट करता है ट्रांसफार्मर। क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट करता है। यह क्या करता है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल सकता है। एसी बहुफेज होने के कारण अत्यधिक लाभकारी होता है, किफ़ायती है, कम खर्च पर अधिक लाभ प्रदान करने वाली है एसी अल्टरनेटिव करंट। एसी बहुफेज मोटरें याद रखिएगा, एसी बहुफेज मोटर है, बहुफेज, सिंगल फेज नहीं है, सिंगल फेज नहीं है,
सॉरी, हाँ देखिएगा, एसी बहुफेज है, सिंगल फेज नहीं है। तो सिंगल फेज मोटर और बहुफेज मोटर, एसी बहुफेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। एसी की हानियाँ, एसी का हानि हम देखेंगे। एसी की हानियाँ क्या है? एसी का बैटरी चार्जिंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले आप एसी का डायग्राम देख लीजिए, यह चलता कैसे है। इस टाइप से चलेगा तो क्या होगा कि एक बार बैटरी में करंट सप्लाई होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। इस टाइप से क्या होगा कि एक कभी भी बैटरी चार्ज नहीं हो सकता है। अब देखिए, एसी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अभी तुरंत बताया है कि एसी सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, लेकिन बहुफेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अब देखिए, एसी सप्लाई में लीकेज का खतरा अधिक रहता है। एसी सप्लाई में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट बर्बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। एसी धारा में कंपन होता है। कंपन होता है किसके कारण? यह भी इसकी आवृत्ति के कारण होता है, क्योंकि यह जो अपना अपवार्ड डायरेक्शन डाउनवार्ड डायरेक्शन में चलते रहता है, तो इसके कारण क्या होता है कि एक बार हाई वोल्टेज, फिर धीरे धीरे लो वोल्टेज, एक समय शून्य, एक समय हाई, एक समय शून्य, एक समय हाई होते रहता है। कहने का मतलब एक सेकेंड में यह भारत में 50 बार अपवार्ड डाउनवार्ड होता है, जिसके कारण यह जो है कंपन उत्पन्न करता है। और इसी कंपन के कारण क्या होता है कि बहुत से उपकरणों में इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। एसी धारा से इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती। देखिएगा, एसी धारा से इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन डीसी धारा से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर सकते हैं। एसी में मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एसी में क्या होता है कि मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीसी में बहुत ही आसानी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट करंट वह विद्युत धारा जो सीधी रेखा में चलती है और समय के अनुसार अपनी दिशा नहीं बदलती, अपनी दिशा स्थिर रखती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। डायरेक्ट करंट का डायग्राम क्या होता है कि जैसे यह करंट है, टाइम है, ये टाइम है और ये करंट है, तो इसका करंट का वैल्यू एक समय मानिए इतना है, कुछ वोल्ट है, तो हमेशा इतना ही वोल्ट होगा। यह डीसी का खासियत है और एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलता रहेगा। बैटरियों तथा डीसी जनरेटरों में इसी प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरियों तथा डीसी जनरेटर में इसी प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बैटरी में हमेशा डीसी और डीसी जनरेटर, इन दोनों में डीसी करंट हमें प्राप्त होती है। डीसी के लाभ देखिए, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सबसे बड़ी बात फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। एसी इस प्रकार से चलता है, इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डीसी इस प्रकार से चलता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो अब क्या होगा कि जब फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो ये देखिए, कंपन भी उत्पन्न नहीं करेगा डीसी कंपन भी उत्पन्न नहीं करेगा। डीसी मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तुरंत पढ़े हैं कि एसी मोटर की स्पीड को आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन डीसी मोटरों की स्पीड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जा सकता है। डीसी का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जा सकता है। ये वोल्टेज जो है एक समान करंट जाता रहेगा और बैटरी को चार्ज करने में आसानी होती। लेकिन एसी का प्रयोग कभी बैटरी चार्ज में नहीं होगा, क्योंकि इसका मान बदलते रहता है। डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन एसी का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं होता है। अब डीसी की हानियाँ, डीसी सप्लाई बहुत महंगी पड़ती है। डीसी सप्लाई बहुत महंगी पड़ती है। डीसी जनरेटर की आउटपुट कम होती है। डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी में होता है, एसी में होता है।
वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज कर सकते हैं हम ट्रांसफार्मर की मदद से। कहेगा कि वोल्टेज को रेगुलेटिंग कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, लेकिन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है कि वोल्टेज को घटाने का काम करता है। मतलब वोल्टेज को रेगुलेट किसके द्वारा करते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा। और वोल्टेज को दो प्रकार से रेगुलेट किया जाता है। एक कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं और दूसरा हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज करते हैं। जब कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं तो उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को कहते हैं जो ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में ट्रांसफ़र करता है। अब देखिएगा, डीसी धारा 650 वोल्ट से अधिक पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तुरंत हम बताए हैं कि एसी धारा जो है 400 किलो वोल्ट, मतलब 400 किलो वोल्ट हो गया 4 लाख वोल्ट तक पैदा किया जा सकता है। एसी और डीसी धारा में अंतर। एसी डीसी धारा में अंतर पहले सुन लीजिएगा कि एसी धारा जो है, इनमें धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होती रहती है। निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होती रहती है। यहाँ देखिएगा, ये ग्राफ हो गया मानिए एसी का। यहाँ हम एसी का ग्राफ बनाए हैं और यहाँ जो है डीसी का ग्राफ देख लीजिए। यहाँ डीसी का ग्राफ है। तो क्या है कि एसी और ये हो गया डीसी। एसी में क्या होता है कि यह धारा की दिशा एक निश्चित समयांतराल में परिवर्तित होती रहती है। इस समय पे देखिए अपवार्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस समय पे डाउनवार्ड डायरेक्शन में है। इस समय अपवार्ड और इस समय डाउनवार्ड डायरेक्शन में है। तो क्या है कि समय के साथ दिशा में परिवर्तन हो रही है और इसका वैल्यू भी परिवर्तित होता है। यहाँ देखिए हाई है, यहाँ पे शून्य है, यहाँ हाई है। अब डीसी में क्या होता है कि धारा का प्रवाह एक दिशा में होता रहता है। धारा का प्रवाह एक दिशा में होता रहता है, प्लस इसका मान भी हमेशा सेम रहता है। अब क्या है, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित होती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अभी तुरंत बताए हैं कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई होता है। अमेरिका इस सब में 60, अमेरिका में क्या होता है कि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे धारा सप्लाई होता है। अब देखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि यह 1 सेकेंड में जो है 50 बार आती है जाती है, मतलब 50 बार अपवार्ड डायरेक्शन डाउनवार्ड डायरेक्शन में यह गुजरती है। 1 हर्ट्ज हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 हर्ट्ज हो गया। अब देखिए रासायनिक सेल, डीसी में क्या होता है कि रासायनिक सेल द्वारा डिश धारा मतलब डीसी का उत्पादन होता है। यह रासायनिक सेल द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब बैटरी द्वारा, रासायनिक बैटरी द्वारा उत्पन्न होता है। यह स्थिर तथा इसकी आवृत्ति शून्य होती है। इसकी आवृत्ति शून्य होगी। क्यों शून्य होती है? यह स्थिर रहता है। स्थिर होने के कारण डीसी की आवृत्ति क्या होता है कि 0 होता है। इसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है। मतलब यह कंपन नहीं करती है। एक लाइन में जान लीजिए, यह कंपन नहीं करती है। एसी कंपन करती है, डीसी कंपन नहीं करती है। प्रत्यावर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह होता है कि इस धारा के द्वारा, मतलब एसी करंट के बारे में बोल रहे हैं, कि एसी धारा का प्रमुख लाभ यह होता है कि इस धारा के द्वारा विद्युत शक्ति को बहुत दूर तक बहुत कम ऊर्जा क्षय से भेजा जा सकता है। अब क्या होता है कि एसी करंट को हम
तार के माध्यम से बहुत दूर तक कम ऊर्जा क्षय में भेज सकते हैं। इसीलिए हम जो है एसी का उत्पादन करते हैं। इनमें से कुछ डीसी में क्या होता है कि डीसी में ऊर्जा का क्षय बहुत अधिक। अगर डीसी को हम चाहें कि तार के माध्यम से कहीं दूर तक पहुंचाए तो इसमें ऊर्जा का क्षय अत्यधिक होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में मतलब एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है, जबकि डीसी में धारा की दिशा एक ही ओर रहती है। एसी में वोल्टेज घटती बढ़ती रहती है, जबकि डीसी में वोल्टेज स्थिर रहती है। डीसी एसी से अधिक हानिकारक होती है क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी के कारण वोल्टेज बार बार शून्य पर जाता है। हम बताएं कि एसी में इस टाइप से होता है, हर बार शून्य पे जाता है, लेकिन डीसी में वोल्टेज स्थिर रहता है जिसके कारण यह छोड़ता नहीं है। अगर लग जाए तो छोड़ेगा नहीं। देखिए एसी और डीसी पे हमारे घरेलू जो उपकरण हैं उनमें से एसी और डीसी पे कौन सा काम करता है? देखिए जो पीसीबी पे आधारित होगा, जो डिवाइस पीसीबी कंटेंट करता है वह डिवाइस डीसी पर ऑपरेट होता है। मतलब पीसीबी का पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी का फुल फॉर्म जान लीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंटेंट करता है वह डिवाइस डीसी पर ऑपरेट होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है या ट्रांजिस्टर ये सब उसमें लगा रहता है। जैसे ये मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड में आप हमेशा देखेंगे ट्रांजिस्टर होता है, ये चिप होता है, ये सब जो है पीसीबी है। और जिस डिवाइस में पीसीबी होगा वह क्या होता है, हमेशा डीसी पे जनरेट होगा। अब देखिए पीसीबी क्या का कंटेंट क्या सब है। पीसीबी में क्रिस्टल होता है, ट्रांजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है। पीसीबी में कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर होता है। यह सब चीज़ पीसीबी कंटेंट करता है। तो जिस उपकरण में पीसीबी का उपयोग हो रहा है वह डीसी पर ऑपरेट होता है। जिस चीज़ में पीसीबी कंटेंट करता है, जो चीज़ उपकरण मतलब जिस उपकरण में पीसीबी का उपयोग हो रहा है वह डीसी पर ऑपरेट होता है। अब लाइट आने पर घर में इनपुट तो डीसी का है, फिर डीसी में कैसे ऑपरेट हो रहा है? मतलब बहुत सारे चीज़ जो है ऐसा है, जैसे हम देखते हैं क्या, लैपटॉप को देखते हैं, उसको डायरेक्ट डीसी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि इन सब में चार्जर में क्या होता है कि चार्जर में रेक्टिफायर रहता है। हम अभी तुरंत बताया रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज करता है तो रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में चेंज कर देता है। उसके बाद इसका जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा किया जाता है डीसी करंट के द्वारा। बल्ब जो है इसमें पीसीबी का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यह बल्ब जो है सीधा एसी पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई भी पीसीबी यूज़ नहीं होता है। अब देखिए डायनेमो है, यहाँ क्या हम बताएं, रेफ्रिजरेटर है, लैपटॉप में पीसीबी का यूज होता है। इसका चार्जर में क्या होता है, रेक्टिफायर यूज होने के कारण यह एसी को डीसी में चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने में काम करता है। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उसको स्टेप अप और जो घटाता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर दो टाइप का हो गया। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता। और एक बात याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, केवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर में होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में होता है। अब क्या है कि डायनेमो क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आप अक्सर देखे होंगे मशीन के साथ डायनेमो लगा रहता है, उसी डायनेमो के थ्रू हमें क्या होता है कि करंट का सप्लाई बाहर मिलता है।
जिसको जनरेटर कहते हैं ना, तो उसी जनरेटर में क्या होता है कि डायनेमो का यूज होता है, जो कि मशीन के द्वारा लगा रहता है। मशीन यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो को देती है और डायनेमो उसी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बाहर सप्लाई कर देती है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, मोटर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उसी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके यह मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, जिसके कारण यह घूमने लगता है और मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने इसको बनाया था। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है कि यहाँ फिलामेंट जो है इसका टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का W से टंगस्टन को सूचित करते हैं, तो यह टंगस्टन का बना होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। अब यह क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो यह वाष्पीकृत होकर इस शीशे की दीवार पर चिपक जाएगा, जिसके कारण रोशनी हमें अच्छा से नहीं दिखेगी। तो इसको दूर करने के लिए हम इसमें ठंडी गैस जैसे आर्गन भरते हैं। अब देखिए, बल्ब के अंदर फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस पे टंगस्टन गलेगा, उससे नीचे पे नहीं गलेगा। अब देखिए, गर्मी के ताप के कारण टंगस्टन का वाष्पीकरण हो सकता है, मतलब गर्मी जब हम लाइट देते हैं तो वो जलने के कारण उसका वाष्पीकरण हो सकता है, और इसी वाष्पीकरण को रोकने के लिए हम उसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। बल्ब के अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस इसमें भर देते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण को हम रोकते हैं। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। इसमें पारा का, Hg का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, पारे का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार, यह इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। फ्यूज तार क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। होता क्या है कि घर में अगर कोई शॉर्ट सर्किट लगे, उस दौरान वोल्टेज बढ़ जाता है, और इसी वोल्टेज को बढ़ने के कारण घर में लगे उपकरण को हानि न पहुंचे, हम क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। यह फ्यूज जनरली बना होता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से। अब क्या होता है कि समझ गए, कहेगा फ्यूज तार किसके लिए यूज करते हैं, सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक परिपथ में सुरक्षा के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। इस तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोध उच्च होता है। किसका, फ्यूज तार का। फ्यूज तार जो है टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना होता है। ये अक्सर पूछता है कि फ्यूज तार किससे बना होता है, टीन और सीसा के मिश्र धातु से फ्यूज तार बना होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस प्रकार के और वीडियो भी बनाता रहूँगा।